नमस्कार दोस्तों, स्टडी इम्पल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस। जो साइंस है इसकी तीन ब्रांच होती हैं। तीन ब्रांच कौन सी होती हैं? सबसे पहला आता है बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरी ब्रांच आती है इसकी केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। तीसरा आता है फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के बारे में, शुरुआत करके जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बायोस होता है, दूसरा लोगोस होता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर ऑल लिविंग। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो हम यहां पर बात करें तो बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, ऑल लिविंग होता है, सभी सजीव। ऑल लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा? सभी सजीव हो जाएगा। और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना होता है। तो यहां से हम परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या बनेगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का, जीव धारियों का विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बायोस है, दूसरा लोगोस होता है। बायोस का मतलब लाइफ या ऑल लिविंग होता है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें जीवधारियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक वर्ड है। किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये कैसा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड होगा। अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? बायोलॉजी है, इसकी जो ब्रांच है जूलॉजी है, जूलॉजी है। नेक्स्ट ब्रांच इसकी बॉटनी है। तो ये जो शब्द हैं, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। हाँ, तो बायोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जिसमें से एक है लेमार्क। लेमार्क जो था
वो फ्रांस देश का है, और जो ट्रेविरेंस है ये जर्मनी देश का। अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग सन 1801 के अंदर किया गया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 के अंदर किया गया था। उसके बाद में आगे हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी, इसको हम कह सकते हैं जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक तो किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, जिसको हिंदी के अंदर अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेज के बारे में। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मुख्य रूप से इसकी चार जो है शाखाएं होती हैं। सबसे पहली आती है जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहा जाता है। सेकंड आती है बोटनी, जिसको पादप विज्ञान कहा जाता है। पादप विज्ञान, पादप पेड़ पौधों को कहा जाता है, इसीलिए बोटनी को हम वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। उसके बाद में अगली आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। लास्ट आती है जेनेटिक्स, जिसको आनुवांशिकी कहा जाता है। तो बायोलॉजी की मुख्य रूप से हम चार ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली थी वो जूलॉजी है, जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है। दूसरी बोटनी है, जिसको पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तीसरी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी है, जिसको सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। और 4 नंबर पर जेनेटिक्स है, जिसको हमें आनुवांशिकी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। सबसे पहली ब्रांच है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है जून और दूसरा होता है लोगोस। तो जो जूलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक जून है, दूसरा लोगोस है। जून का मतलब होता है एनिमल। जून का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी होता है। टू स्टडी होता है। तो जंतु जो विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा के बारे में हम बात करें तो क्या होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं जूलॉजी। जिसके अंतर्गत जीवधारियों का, जिसके अंतर्गत जंतुओं का जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसको हमें जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी जो शब्द है
मैंने आपको बताया था किस भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, तो कैसा वर्ड होगा, ग्रीक वर्ड होता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी की, फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो कौन है, एरिस्टोटल हैं, जिसको अरस्तु कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम उस बुक का नाम था। इसके अंतर्गत 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था, अध्ययन किया था। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम नाम था उसका, और उस बुक के अंदर 500 अलग अलग प्रकार के जंतुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच आती है जूलॉजी के बाद में बोटनी। नेक्स्ट ब्रांच है कौन सी है, सेकंड बोटनी है, जिसको पादप विज्ञान, पादप विज्ञान कह सकते हैं, या फिर इसी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बोटनी जो है ये भी एक कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ है, बोटनी का अर्थ होता है बुट्टिया पादप होता है। बुट्टिया क्या होता है, पादप होता है, बुट्टिया पादप। तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो पादप विज्ञान, पादप विज्ञान के अंतर्गत हमें पादपों, पादपों कहा जाता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं फादर ऑफ बोटनी की। अगर हम बात करें फादर ऑफ बोटनी, पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पादप विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम के अंदर थियोफ्रेस्टस के द्वारा 500 अलग अलग प्रकार के, 500 अलग अलग प्रकार के पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन किया गया था, किया गया था। तो 500 अलग अलग प्रकार के पादपों का अध्ययन किया जाने के कारण ही थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। तीसरी ब्रांच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तीसरी ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी ब्रांच कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। तो सूक्ष्म जैविकी के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था ये जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का है। तो कैसा वर्ड होगा? ग्रीक वर्ड है। अब सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ आता है, इसको हिंदी के अंदर भी प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। थर्ड हम बात करते हैं इसके अंतर्गत वायरस के बारे में, जिसको विषाणु कहा जाता है। तो जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब बात यह आती है कि इन्हीं को क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है कि ल्यूवेनहुक के द्वारा, ल्यूवेनहुक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कब की गई थी, तो ये की गई थी 1667 के अंदर की गई थी। ठीक है, 1667 के अंदर। सॉरी भाई, 1667 नहीं है, ये 1676 है। 1676 के अंतर्गत किसकी खोज की गई थी? बैक्टीरिया की खोज की गई थी। किसके द्वारा? ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज करने के कारण ही, इसीलिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं तो वायरस के बारे में खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर हम यहां पर बात करें वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में, तो जो वायरस होता है इसकी सबसे पहले खोज की गई थी इवानोविस्की के द्वारा। इवानो खोज की गई थी। और किसके अंतर्गत खोज की गई थी या किसके अंदर खोज की गई थी? वो था तंबाकू के अंदर। किसके अंदर की गई थी? तंबाकू में वायरस की खोज की गई थी। वायरस की खोज की गई थी। तो तंबाकू के अंदर वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। जब इवानोविस्की, उसके अंदर एक रोग हो रखा था जिसका नाम था मोजैक रोग का अध्ययन करते समय तो मोजैक रोग का अध्ययन करते समय इवानोविस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। हम बात करते हैं पहला खोजा गया वायरस। पहला खोजा गया वायरस कौन सा था? तो वो था टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। टीएमवी वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? टोबैको मोजैक वायरस होता है टीएमवी वायरस। उसके बाद में 3 ब्रांच के बारे में हमने पढ़ लिया। 4th नंबर पर ब्रांच आती है, 4 नंबर पर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है जिसको हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के अंदर हमें जो जीन होते हैं
जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। जेनेटिक्स के अंदर जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जीन जो होते हैं वो माता पिता से दूसरी संतान के अंदर अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर गुणसूत्र ट्रांसफर करने का या लक्षण जो है ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जीनों के द्वारा जो होता है। तो जीन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा सबसे पहले, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा सबसे पहले मटर के पौधे पर जो है ना एक्सपेरिमेंट किया गया था। मटर के पौधे पर कार्य किया गया था, किया गया। तो कई बार नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कि मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, या फिर जो है मेंडल के द्वारा सबसे पहले किस पौधे के ऊपर जो है ना कार्य किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो किसके ऊपर किया गया था? मटर के पौधे के ऊपर किया गया था। उसके बाद में तो हमने यहां तक पढ़ा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जीव विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ा है। अब जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो या तो सजीव है या फिर निर्जीव है, ये बात तो क्लियर है। जो कुछ भी है यहां पर ब्रह्मांड के अंदर है वो या तो क्या है? लिविंग है, सजीव है, या फिर जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, जिसको हम कहते हैं निर्जीव है। अब सजीव है या फिर निर्जीव है, इसके अंदर अंतर क्या होता है वो अब हम देखते हैं। जो सजीव होते हैं, सजीव का जो निर्माण है कोशिका से होता है। सजीव का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है। और जो निर्जीव का जो निर्माण है, निर्जीव का जो निर्माण है वो एटम, परमाणु के द्वारा होता है, परमाणु के द्वारा होता है। जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर निर्जीव चीजें हैं वो सारी की सारी परमाणु से मिलकर के बनी होती हैं, और जितनी की जितनी सजीव चीजें होती हैं वो सभी की सभी किससे मिलकर के बनी होती हैं? वो सारी सेल, कोशिका से मिलकर के बनी होती है। निर्जीव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निर्जीव वस्तु कौन सी है? जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल है बोर्ड है, जैसे पेन है, जैसे मार्कर है, एसी है, पंखा है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? निर्जीव हैं। ये प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर के बनी है? परमाणु, एटम से मिलकर के होती है। वहीं पर सजीव की बात करते हैं तो सजीव का निर्माण कोशिका से होता है, कोशिका जिसको हमें सेल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है जिसको हम जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया के बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, वो भी एक है। जैसे अलगी है इसको हम शैवाल कहते हैं, शैवाल है, ये भी एक सजीव है। जैसे फंजाई है या फंगस कहते हैं इसको, कवक है, वो भी क्या है कि लिविंग है, सजीव है। मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, अलगी जो होती है जिसको शैवाल कहते हैं उसको देसी भाषा में हम काई कहते हैं, जो काई नहीं होती काई, वो शैवाल होती है। फंजाई कवक क्या होता है? जो मशरूम जो होता है, मशरूम जो होता है वो एक कवक होता है, फंजाई होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट है,
प्लांट हैं, जिसको हम पादप कहते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और अगला आता है एनिमल है, एनिमल है, जंतु आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर सजीव के बारे में, तो सारे के सारे जो सजीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है, पादप हैं और जंतु हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे लिविंग होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले लिविंग, सबसे पहले जो ना सजीव कौन सा आया, तो ये बात है हम करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले सजीव कौन सा आया। तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है आया सबसे पहला, सबसे पहला सजीव। तो पृथ्वी पर आया सबसे पहला सजीव कौन सा था, उसके बारे में हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले एक सजीव आया जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गा। नोट करके एक बात लिखनी है यहां पर, मैं लिखवा रहा हूं, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला सजीव कौन सा आया, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल कहा जाता है, नील हरित शैवाल। अब बात ये आती है, एक बात और है यहां पर इंपॉर्टेंट लिखने की, कि पृथ्वी पर आया सबसे पहला सजीव तो कौन सा है, नील हरित शैवाल हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा होगा। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गा है क्या चीज, ये कवक है, शैवाल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या कुछ है। तो यहां पर इस एल्गा को देख करके ये शैवाल मत लगा देना। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, यहां पर नोट करके एक बात लिख लो, स्टार लगा करके एक बात लिख लेना आप यहां पर, कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये एक बैक्टीरिया है। क्या चीज है, ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जीवाणु है। तो नील हरित जो शैवाल है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, जो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले आया। वो कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। अब एक बात आपने देखी होगी, यहां पर हमने किसी भी स्थान के ऊपर वायरस को नहीं रखा है। किसको नहीं रखा है, वायरस को नहीं रखा है। तो हमने देखो यहां पर क्या क्या बताया है, कि यहां पर बैक्टीरिया है, यहां पर प्रोटोजोआ है, यहां पर शैवाल है, यहां पर कवक है, यहां पर पादप है, पेड़ पौधे हैं, यहां पर जंतु है। लेकिन हमने न तो इसके अंदर और न ही इसके अंदर किसको नहीं रखा, वायरस को नहीं रखा, विषाणु को नहीं रखा। उसका एक कारण है, उसका कारण क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब नोट बना करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना यहां पर वायरस, जिसको हम कहते हैं विषाणु, विषाणु। जो वायरस होता है इसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। वो किस प्रकार से होता है, जो वायरस होता है ये लिविंग भी होता है और ये लिविंग भी होता है, ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। वायरस सजीव भी है और वायरस क्या है, निर्जीव भी है। अगर वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर है, अगर वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर है, किसी के शरीर के अंदर है, तो वो सजीव होता है, लिविंग होता है। सजीव होगा, लिविंग होगा, उसी के अंदर वो क्या करेगा, उस बॉडी से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करेगा। वहीं पर वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करेगा, मतलब अपनी ही जो है जनरेशन को आगे बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन करता वो मल्टीप्लाई के द्वारा, वो मल्टीप्लाई करता है और अपनी जो है नरी कॉपी, ज्यादा से ज्यादा जो कॉपी हैं उनको जो है तैयार करने का कार्य करता है होस्ट बॉडी के अंदर। इस प्रकार से जो वायरस है वो लिविंग होता है। अगर कोई उसको होस्ट बॉडी नहीं मिलती है तो वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो ये बात आपको नोट करके याद रखनी है कि जो वायरस होता है वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। उसके बाद में तो हमने बताया है कि जो सजीव जो होते हैं
वो सारे के सारे जो है कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसका नाम होगा सेल, इसको कहा जाता है कोशिका। कोशिका, कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, जिसको हिंदी के अंदर कोशिका विज्ञान ही कहा जाता है। हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। साइटोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है साइटो और दूसरा होता है लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, टू स्टडी। तो कोशिका के बारे में जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को हम कहते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी साइटोलॉजी कहते हैं उसको। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। किसके बारे में थी? तो कोशिका के बारे में, सेल के बारे में लिखा था। तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने किस बुक के अंदर लिखा था? माइक्रोग्राफिया के अंदर। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगली मैं बात करता हूं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है A.K. शर्मा को कहा जाता है। अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अरुण कुमार शर्मा होगा। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, अगर हमसे कहे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाए, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक अगर हमसे पूछा जाए तो वो कौन है? कार्ल पी स्वानसन है। कार्ल पी स्वानसन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। कार्ल पी स्वानसन के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था दी सेल। कौन सी बुक लिखी गई? दी सेल। किसके बारे में दी? तो सेल के बारे में बताया गया था इसके अंदर। किसके बारे में बताया गया? सेल के बारे में बताया गया था, कोशिका के बारे में बताया गया था। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था दी सेल। उसके बाद में जो कोशिका होती है इसको मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अब बात ये आती है, ये बात किसने कही? हम बात करते हैं जो कोशिका होती है, सेल जो होती है,
कोशिका को मानव शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका को मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। यह बात किसने कही कि जो कोशिका है वो मानव शरीर की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? यह बात कहने का कार्य किसने किया? बात कही गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा ये बातें कही गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि कोशिका है वो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, तो जो कोशिका होती है वो सेल जो होती हैं ये दोनों प्रकार की होती है। एक डेड सेल होती है और एक लिविंग सेल होती है, सजीव होती है, और एक मृत कोशिका या निर्जीव कोशिका होती है। मृत या इसको हम क्या कह सकते हैं, निर्जीव कोशिका। और यहां पर कौन सी है, सजीव कोशिका। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने करी? कोशिका की खोज किसने करी? लेकिन कोशिका यहां पर दो प्रकार की होगी, एक मृत कोशिका होती है और एक सजीव कोशिका होती है। तो वो देखते हैं हम अब। तो अगर सीधा क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका की खोज, तो कोशिका की जो खोज है वो करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 के अंदर, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन वो कोशिका किस प्रकार की कोशिका थी, किससे प्राप्त करी थी, किस चीज से देखा था उसने, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई वो कोशिका थी निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी 1665 के अंदर। इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो AR शर्मा को कहा जाता है, AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। और अगर कहें आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक तो वो किसको कहा जाता है, कार्ल P स्वानसन को कहा जाता है। निर्जीव कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 के अंदर। वो की गई थी कोरक के अंदर। किसके अंदर की गई थी, कोरक के अंदर की गई थी। कोरक, कोरक होता है जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसको अगर हम काट दें तो अंदर का जो भाग होता है उसको कोरक कहा जाता है। उसके अंदर निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर की गई थी। कोरक के अंदर इसने खुद के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से की थी। ठीक है, तो कोरक के अंदर निर्जीव कोशिका की जब खोज की तो उसके द्वारा प्रयोग किया गया था खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप, जो कांच के टुकड़ों को पीस करके बनाया गया था। वैसे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है इसकी खोज बहुत ज्यादा बाद में हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई है 1931 में। ठीक है, और यहां पर कौन सा साल है, 1665 है। तो खुद के द्वारा बनाया गया था माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा खोज की गई थी मृत कोशिका की। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी खोज की गई थी 1931 के अंदर। दो वैज्ञानिक थे, नोल व रुस्का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी नोल व रुस्का के द्वारा। किस सन के अंदर, तो 1931 के अंदर की गई थी। उसके बाद में जब इसने कोर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। इस प्रकार से बेंजीन की जो शेप होती है उस प्रकार से
दिखाई दिया बेंजीन की शेप में इस प्रकार से। और ये बेंजीन की जो शेप है इसको उसने नाम दिया रूम। क्या नाम दिया? रूम नाम दिया। ठीक है, तो उसने बताया कि जो निर्जीव कोशिका है वो किसके अंदर खोजी? कोरक के अंदर। वो कैसी दिखाई दी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। संरचना दिखाई दी। जब कोरक को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी इस प्रकार की संरचना दिखाई दी और उसको नाम दिया गया सेल्ला। क्या नाम दिया गया? सेल्ला। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिससे बाद में चल करके क्या नाम बना है? सेल, कोशिका बना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। बुक मैंने आपको इसकी लिखवा दी थी पहले। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम था। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसके बाद में तो निर्जीव कोशिका के बारे में तो बात होगी। हम बात करते हैं सजीव कोशिका की खोज। अगली हम बात करते हैं सजीव कोशिका की खोज। जो सजीव कोशिका है इसकी खोज की गई थी ल्यूवेन हुक के द्वारा। ल्यूवेन हुक के द्वारा। अगर लुसेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको सन मिलेगा 1674। 1674 के अंदर ल्यूवेन हुक के द्वारा सजीव कोशिका की खोज की गई थी। और इसी ल्यूवेन हुक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की जो खोज है वो इसके 2 साल बाद 1676 के अंदर की गई थी। और कई बुक ये बोलती हैं कि जो सजीव कोशिका है इस खोज 1676 के अंदर की गई थी, 1676 के अंदर की गई थी, ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेन हुक ने जो है गिल्ली मिट्टी उठाई थी और उस गिल्ली मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने क्या पाया? उसके अंदर बैक्टीरिया पाया, जीवाणु पाया, जो दही के अंदर भी होते हैं। दही के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे लिए सहायक होते हैं। ठीक है, लाभकारी होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की गई थी 1676 के अंदर ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। और कई बुक ये बोलती हैं कि सबसे पहले खोजी गई सजीव कोशिका यही थी। ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद में ल्यूवेन के द्वारा यहां पर एक बुक लिखी गई, बुक लिखी गई सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर बात करें सीक्रेट ऑफ नेचर किसकी है तो ल्यूवेन हुक की है। इसके अंदर किसके बारे में वर्णन है? तो ये बुक भी हमें सेल के बारे में बताती है, कोशिका के बारे में बताती है। सीक्रेट ऑफ नेचर कोशिका के बारे में जो बताने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हुक के द्वारा 1674 के अंदर। सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो ल्यूवेन हुक के द्वारा सजीव कोशिका की खोज की गई थी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो अगली हेडिंग होगी हमारी कोशिका सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन व टी स्वान के द्वारा सन 1839 में 1838 से 39 में दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन व टी स्वान के द्वारा दिया गया था। अगर सन पूछे तो 1838 से 39 के अंदर। अब 2 साल क्यों हैं उसके बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1838 के अंदर, 1838 के अंदर
जो वैज्ञानिक है स्लाइडेन, ये है पादप वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक है। तो 1838 में स्लाइडेन, 1838 के अंदर स्लाइडेन ने बताया कि जो जितने भी जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ये स्टेटमेंट दी 1838 के अंदर किसके द्वारा? स्लाइडेन के द्वारा दी गई थी। स्लाइडेन ने क्या, सभी पादप, सभी पादप सूक्ष्म कोशिकाओं, सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी पादप सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? स्लाइडेन के द्वारा। किस सन के अंदर? सन 1838 के अंदर दी गई। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है 1839 के अंदर। 1839 में टी सवान ने बताया कि सभी जंतु भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हैं। इसी प्रकार से हम यहां पर 2 साल पढ़ते हैं कि 1838-39 के अंदर स्लाइडेन व टी सवान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। अब कोशिका सिद्धांत क्या था वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में पहले पॉइंट हम डालेंगे, यहां पर पहली हेडिंग डालेंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव एक कोशिका या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पहली बात क्या है कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव या तो एक कोशिका से या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कोशिका के आधार पर अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कोशिका के आधार पर जितने भी जीवधारी हैं, कोशिका के आधार पर जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो कोशिका के आधार पर जितने भी जीवधारी हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन से हैं? एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। एक होता है यूनी सेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर को कहा जाता है बहुकोशिकीय। तो यहां पर तो पता लग रहा है किससे? नाम से ही। एक कोशिकीय वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर के बने हैं। वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हों, वे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हों उसको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और बहुकोशिकीय के अंदर आते हैं वे जीव जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर
कोशिका से मिलकर बने हो, उनको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। तो अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव के अंदर आते हैं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, जैसे अमीबा, इसको हिंदी में भी अमीबा ही कहा जाता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, नेक्स्ट आता है युगलिना, युगलिना, नेक्स्ट कौन सा आता है, युगलिना आता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, या फिर युगलिना है। ये सारे के सारे जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बहुकोशिकीय जीव, तो उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं पादप, जैसे एनिमल, जिसको हम कहते हैं जंतु, जैसे अलगा, जिसको हम कहते हैं शैवाल, जैसे फंजाई, जिसको हम कहते हैं कवक। तो ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, अलगी है, फंजाई है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव के अंदर कौन से आते हैं, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें, या फिर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो यहां पर जितने भी हैं, ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, ये हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय। कौन से हैं, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले यहां पर कौन सा है, यह है अमीबा, पहला कौन सा है, अमीबा है। दूसरा कौन सा है यहां पर, ये वाला, ये पैरामीशियम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, तो तीसरे नंबर पर ये क्या है, ये युगलिना है। और 4 नंबर पर मैं बात करता हूं, तो 4 नंबर पर एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो, तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, और जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, कभी भी कोई फिक्स आकृति इसकी नहीं होती है। अपना आकार जो है समय के अनुसार जो है बदलता रहता है, वो अमीबा होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। दूसरा आता है पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति चप्पल के जैसी होती है, चप्पल की आकृति का जंतु। तो चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है, पैरामीशियम होता है। तो इमेज देख सकते हैं आप, चप्पल की आकृति का है, तो चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है, पैरामीशियम होता है। उसके बाद में जो ये इधर युगलिना है, इसको कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ। तो हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है, युगलिना को। हरे कलर का हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है। यहां पर ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहुक के द्वारा 1676 के अंदर जो खोज की
गई थी। अब यहाँ पर आपको जीवाणु का एक नाम दिखाई दे रहा होगा, इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई। अब ये ई कोलाई कहां पर पाया जाता है? तो अब जो ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई जीवाणु है, ये पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। जो मनुष्य के शरीर की जो बड़ी आंत होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, तो यहां पर हमने रख रखे हैं कौन से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव के अंदर मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए थे। कौन से एग्जांपल लिखवाए थे? सबसे पहला था प्लांट, पादप। दूसरा जंतु। तीसरा मैंने लिखवाया था अलगी, शैवाल। और 4 नंबर पर आपको लिखवाया था कवक, फंजाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये प्लांट सेल है। कौन सी सेल है? प्लांट सेल है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर ये सेल पाई जाती है, प्लांट सेल है। यहां पर ये कौन सी सेल है? एनिमल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? एनिमल सेल होती है। और यहां पर ये क्या है? ये अलगी है, जिसको हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, या फिर काई जिसको कहा जाता है, शैवाल, काई। और ये क्या है? यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मशरूम है। ये क्या चीज है? मशरूम है। और ये मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है, फंजाई होता है। तो यहां पर ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात वही आती है जो पीछे आपको बताई दी। यहां पर बैक्टीरिया आ गया, यहां पर जो है पैरामीशियम आ गया, यहां पर अमीबा आ गया, यहां पर प्लांट सेल आ गया, एनिमल आ गया, अलगी आ गया, यहां पर जो है फंजाई आ गया। यहां पर एक चीज फिर से रहेगी, वो चीज क्या है? वो चीज है वायरस। हर जगह के ऊपर रहता है। तो यहां पर हम एडिंग लिखेंगे और नोट करके एक बात लिखेंगे वायरस के बारे में। यहां पर क्या है? वायरस है, विषाणु है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस विषाणु के बारे में बातें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा करके लिख लेना कि जो वायरस है, अब हमने डिवाइड करा किस प्रकार से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के अंदर हमने जो विभाजित किया है। तो यहां पर वायरस को कहीं पर भी काउंट नहीं किया। तो हम बात करते हैं, जो विषाणु होता है वो अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय, अकोशिकीय का मतलब समझते हो ना? ए का मतलब जहां पर भी जो है ना उपसर्ग लग जाए ए, तो उसका मतलब होता नहीं। तो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी सेल, कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। तो वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, वायरस क्या होता है? अकोशिकीय होता है, इसके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। अगर वायरस की इमेज के बारे में हम बात करते हैं, तो वायरस की जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार की इमेज होती है वायरस की, और इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये वायरस की इमेज है। यहां पर इसको बाहरी जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है कैप्सिड। जो बाहरी आवरण होता है वायरस का, उसको कैप्सिड नाम दिया जाता है। और जो इसके अंदर जो होता है, ये होता है न्यूक्लिक एसिड। वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो ये नीचे क्या है इसकी? ये नीचे होती है टेल। ये क्या होती है? टेल होती है। ठीक है, अब देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 प्रकार का हो सकता है। जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है।
न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब जो वायरस है उसके अंदर या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। या तो डीएनए होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा। हम बात करते हैं डीएनए किसके अंदर होता है, आरएनए किसके अंदर होता है। तो डीएनए एक तो होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है। और दूसरा हम बात करते हैं तो टीएमवी के अंदर होता है, टोबैको मोजेक वायरस के अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं तो आरएनए किसके अंदर होता है, जो कोरोना जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, उसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो विषाणु इसका एक अपवाद होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, उसको न तो एक कोशिकीय के अंदर रखा और न ही बहुकोशिकीय के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अकोशिकीय होता है जिसके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, जो बाहरी आवरण होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है और अंदर इसके जो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कौन से वायरस के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर पाया जाता है और टोबैको मोजेक वायरस के अंदर पाया जाता है। पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, टीएमवी वायरस होता है। आरएनए जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, कोरोना जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, आरएनए पाया जाता है। तो यहां पर हम देखें तो ये है एग्जाम्पल ऑफ ए वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस है। सबसे पहला वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए पाया जाता है। और ये इस प्रकार से जो बेंजीन की जो इस प्रकार से जो इसकी शेप होती है, इसको नाम दिया जाता है क्या, कैप्सिड नाम दिया जाता है। और ये इसकी क्या होती हैं, टेल होती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस की इमेज है। दूसरा आता है टोबैको मैजिक वायरस का, जिसको हम कहते हैं टीएमवी वायरस। सबसे पहला खोजा गया वायरस, फर्स्ट वायरस कौन सा है, तो टोबैको मैजिक वायरस है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए, सॉरी यहां पर ये आरएनए कर लेना, टीएमवी के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। एडिनो वायरस है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है। तो टीएमवी जो वायरस है इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। एडिनो वायरस के अंदर डीएनए पाया जाता है और बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में तो मैंने आपको बताया है कि जो कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जो है, कोशिका के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कौन से होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कि बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय वे होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर के बने हों। उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। और बहुकोशिकीय वो होते हैं एक से ज्यादा कोशिका से जो मिलकर के बने होते हैं, जैसे प्लांट हैं, एनिमल हैं, शैवाल हैं और कवक होती हैं। इनके बारे में यहाँ पर बता दिया आपको। जो अमीबा है, जो अमीबा यहाँ पर है, अमीबा के अंदर क्या होता है, अपना आकार जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। अमीबा क्या होता है, अपना आकार समय के अनुसार बदलता रहता है, इसका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है। पैरामीशियम जो है वो चप्पल के आकार का जंतु होता है। युगलिना जो है उसको हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और लास्ट कौन सा है, जीवाणु है। यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो मानव शरीर की बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मल्टी सेलुलर के बारे में बताया। उसके अंदर बहुकोशिकीय जीव के अंदर पादप होते हैं, जंतु होते हैं, शैवाल होते हैं और कवक होते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये प्लांट सेल है,
फिर दोबारा एनिमल सेल है, यहाँ पर ये अलगी है जिसको काई कहते हैं, हिंदी के अंदर शैवाल कहा जाता है। और तीसरा यहाँ पर ये मशरूम है। मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है। मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है जिसको फंजाई कहा जाता है। उसके बाद में हमने पहली बात लिख ली कोशिका सिद्धांत के बारे में कि प्रत्येक जीव जो है वो एक कोशिका या फिर बहु एक से ज्यादा दोनों कोशिका से मिलकर के बना होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमें कोशिका सिद्धांत के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक कोशिका से होती है। ठीक है, कि जो प्रत्येक जीव है वो केवल और केवल उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। सबसे पहले होता है सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। सेल जो है वो आपस में जुड़ती है इस प्रकार से। सेल जो है वो आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह होता है। टिश्यू आपस में मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं अंग। जैसे हार्ट है, जैसे लीवर है, जैसे लंग्स हैं, जैसे किडनी है, ये सारे ऑर्गन हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जिसको कहा जाता है अंग तंत्र, अंग तंत्र। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्री संचरण तंत्र। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र। और ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो लास्ट में बनता है क्या चीजें? ऑर्गेनिज्म बनता है, जीवधारी बनता है, या कह सकते हैं हम एक लिविंग बॉडी, सजीव शरीर बनता है, लिविंग बॉडी बनता है। तो इस प्रकार से जो जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति केवल और केवल एक सेल से ही होती है। सबसे पहले एक सेल होती है, वो आपस में मिलकर के एक टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती हैं। और टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। टिश्यू एक प्रकार के टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो आगे चल करके आपस में मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गन जो मिलेंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है स्टोमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, ठीक है, मुख आता है, माउथ आता है, या फिर ओइसोफेगस आता है। ये किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन आते हैं। ये जब सारे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे जब तंत्र आपस में मिलेंगे तो एक लिविंग बॉडी बनती है। ठीक है, उसके बाद में दो बात होगी। तीसरी बात, कोशिका सिद्धांत के बारे में तीसरी बात क्या है? थर्ड पॉइंट है 1855 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर एक स्टेटमेंट दी कि जो प्रत्येक नई सेल का निर्माण या प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण
पुरानी कोशिका से होता है, पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण जो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका, जो पहले से ही उत्पन्न है या पहले से ही उसके अंदर है, उस कोशिका से क्या होता है, उसका निर्माण होता है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोशिका है जो पहले से कोशिका है, उसको नाम दिया जाता है पेरेंट सेल। क्या नाम दिया जाता है? पेरेंट सेल नाम दिया जाता है। ये डिवाइड होगी, नई कोशिका इससे बनेगी, ठीक है। प्रत्येक पेरेंट सेल से क्या बनती है? डॉटर सेल बनती है। जो नई कोशिका बनती है उसको नाम दिया जाता है डॉटर सेल नाम दिया जाता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये बनती हैं उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेल डिवीजन नाम दिया जाता है, कोशिका विभाजन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो हमने कंप्लीट किया है यहां तक। किस चीज को कंप्लीट किया है? कोशिका सिद्धांत के जो 3 पॉइंट थे मेन उसके बारे में बता दिया है। आगे की जो बात रहेगी कोशिका के बारे में वो हम अगली क्लास से जो है कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।